के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान था उसके बारे में, और कौन कौन सा टॉपिक है उसको पढ़ेंगे और साथ में उसके बाद उसको डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पहला टॉपिक जो है, टॉपिक पूरा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे डिटेल में। ठीक है, पहला टॉपिक जो है दोस्तों वो कवर करेंगे बिहार में 1857 की क्रांति, उसमें बिहार का क्या योगदान था उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी और उस अधिवेशन जो बिहार में हुए थे मेनली और जो बिहार से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद बिहार और होम रूल आंदोलन, तो बिहार में जो होम रूल आंदोलन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बिहार में चंपारण सत्याग्रह, आप सभी लोग जानते हैं गांधी जी के द्वारा हुआ था, इसके बारे में। फिर बिहार में खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसके बाद स्वराज दल और बिहार, ये सारा बिहार हिस्ट्री का टॉपिक है दोस्तों। साइमन कमीशन का बहिष्कार बिहार के सेंस में पढ़ेंगे। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें बिहार का क्या प्रभाव था, क्या रोल था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार व व्यक्तिगत सत्याग्रह जो बिहार में हुए उसके बारे में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है दोस्तों, बिहार व भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसमें बिहार का क्या योगदान था और किन किन लोगों ने उसमें योगदान दिया, तो उनके बारे में एक डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद किसान और मजदूर आंदोलन जो बिहार में हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार में प्रमुख समिति और संघ की स्थापना जो उस समय हुई थी उसके बारे में। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का क्या योगदान था, कौन कौन सी महिलाएं क्या योगदान किए थे और किस तरीके से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सहयोग दिया था, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और सब चीज़ को कवर करेंगे जो सब एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार में 1857 की क्रांति जो पहला टॉपिक है उसी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं 1857 की जो क्रांति थी उसे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और ठीक है, 1857 ईस्वी में एक तरह का ये सैनिक विद्रोह था, मंगल पांडे जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो हम लोग जो पढ़ेंगे बिहार के सेंस में पढ़ेंगे, बाकी जो है वो जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया का तो उसमें भी डिटेल पढ़ेंगे। अभी बिहार हिस्ट्री है, बिहार के सेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिहार में क्रांति की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 12 जून 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी 1857 ईस्वी में, तो डेट आप लोग याद रखिएगा कब हुई थी, तो 12 जून 1857 ईस्वी को शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो देवघर से शुरुआत हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुआ था दोस्तों, तो देवघर से शुरुआत हुआ था। देवघर जो कि अभी कहाँ पे है, करंट में ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे, झारखंड के रोहनी गांव में हुआ था। अब देखिए चूंकि ये सैनिक विद्रोह था, रोहनी से शुरुआत होने का कारण क्या था कि रोहनी में ही दोस्तों यहीं पे 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है था उसका मुख्यालय था। तो वहीं पे क्या था, मुख्यालय था इन्फेंट्री रेजिमेंट जो कि वहाँ सैनिक बल था, उसका मुख्यालय था वहाँ पे 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का। ठीक है, जब वहाँ पे विद्रोह शुरू होता है तो उसके बाद जो रोहनी देवघर में मुख्यालय था उसको बदल के अब भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, तो भागलपुर में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे हुआ क्या था। दो लोग थे दोस्तों, एक लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी और सर्जन थे डॉक्टर ग्रांट। इन दोनों की दोस्तों इसमें मृत्यु हो जाती है, इस विद्रोह में मृत्यु हो जाती है। तो पूछा जाता है कि बिहार में देवघर में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी उसमें किस दो अंग्रेज की मृत्यु हो गई थी, तो नाम आप लोग को याद रखना है, नॉर्मन लेस्ली और दूसरा है डॉक्टर ग्रांट। ये सर्जन थे दोस्तों इसके, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो इन दोनों का नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए। ठीक है, नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो अगला है, अब देख लिए भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है मुख्यालय को। अब अगला है पीर अली। पीर अली जी के बारे में पढ़ेंगे। ये पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे, पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बीपीएससी में भी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके नेतृत्व में 200 विद्रोहियों ने जुलाई 1857 में संघर्ष स्टार्ट कर दिया था
और अगर पूछा जाए कि पीर अली कहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व किए थे, तो ये दोस्तों पटना में किए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली के द्वारा। और ये भी पूछा जाता है कि वो कौन थे, तो एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे 30 जुलाई 1857, अब ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। 30 जुलाई 1857 को क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना में सैनिक शासन लागू कर दिया था। तो आपको अगर पूछा जाए कि 1857 ईस्वी में कहाँ कहाँ सैनिक शासन लागू हुआ था, तो सारण में हुआ था, तिरहुत में, चंपारण में और पटना में। ठीक है, और कब हुआ था, तो 30 जुलाई 1857 को। तो आप लोग को याद रखना है। डेट वैसे पूछा नहीं जाता है, जगह रख सकते हैं। सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना में सैनिक शासन लागू हो गया था। उसके बाद 1857 क्रांति में जो बिहार से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है, वो है वीर कुंवर सिंह जी के बारे में। ठीक है, वीर कुंवर सिंह जो कि शाहाबाद जिले में जगदीशपुर स्टेट के एक जमींदार थे, और इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों विद्रोह शुरू हुआ था, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, जिसे वीर कुंवर सिंह भी बोला जाता है। विद्रोह शुरू हुआ था, इसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों जगदीशपुर में बंदूक और गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया गया था बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। जगदीशपुर जो कि आरा, कभी कभी जगदीशपुर रहता है और आरा भी रहता है, ये वर्तमान में जो आरा है वहीं पे जगदीशपुर है, एक गांव है जगदीशपुर, यहीं पे कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। और पूछा जाता है कि कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन में अगर जगदीशपुर रहेगा तो आप लोग जगदीशपुर मारिएगा, और अगर आरा दिया हो तो आरा मारिएगा। जनरली जगदीशपुर ही रहता है, कभी कभी आरा पूछ देता है। या किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो करंट में ये दोस्तों भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पे बंदूक और गोला और बारूद का कारखाना स्थापित किए थे। ठीक है, 1857 के क्रांति में सर्वप्रथम आरा शहर पर अधिकार किए थे वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, आरा शहर पे सबसे पहले अधिकार किसके द्वारा किया गया था, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। उसके बाद है तात्या टोपे से उन्होंने संबंध स्थापित किए थे, इसको भी याद रखना है। तात्या टोपे से संबंध स्थापित किए थे। तो वीर कुंवर सिंह किसके साथ संबंध स्थापित किए थे, तो तात्या टोपे से संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद है दोस्तों 23 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, इसको भी ध्यान रखना है। इस दिन क्या हुआ था, कैप्टन ली ग्रांट की सेना को पराजित किए थे और खुद जख्मी हो गए थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ग्रांट की सेना को पराजित किए थे और जख्मी हो गए थे। उसके बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों विजय दिवस हम बिहार सरकार मनाती है। और विजय दिवस जो मनाती है दोस्तों, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये विजय दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को मनाया जाता है, जिस दिन इन्होंने कैप्टन ली ग्रांट को सेना को पराजित किए थे, उसी दिन विजय दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को बिहार सरकार मनाती है। अभी 23 अप्रैल को मनाया गया है विजय दिवस। क्यों मनाया जाता है 23 अप्रैल को, तो 23 अप्रैल को कैप्टन ली ग्रांट की सेना को उन्होंने पराजित किया था। वैसे उसमें खुद भी जख्मी हो गए थे और 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विजय दिवस बाय बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला 2 चीज इसको भी याद रखेंगे। एक है अमर सिंह जी। अमर सिंह जी जो थे दोस्तों वो कौन थे, तो अमर सिंह जी जो थे वो बाबू वीर कुंवर सिंह जी के भाई थे। इन्होंने दोस्तों वीर कुंवर सिंह की जो मृत्यु हो जाती है, तो इन्होंने ही दोस्तों नेतृत्व संभालते हैं क्रांति का। ठीक है, विद्रोह का। ठीक है, अमर सिंह जी, और इन्हीं के सहयोग से वो विद्रोह करते थे। चूंकि जिस समय वो विद्रोह स्टार्ट किए थे उस समय उनकी उम्र 80 साल थी। ठीक है, 80 साल की थी। उसके जो सेनापति थे दोस्तों, इसके बारे में भी नाम इसका भी याद रखेंगे, हरे कृष्ण सिंह। हरे कृष्ण सिंह जो वीर कुंवर सिंह के सेनापति थे। तो इन्हीं 2 के सहयोग से
इन्हीं दो के संयोग से अमर सिंह जो कि उनके भाई थे और हरे कृष्ण सिंह जो कि उसके सेनापति थे, इन्हीं के सहयोग से वो विद्रोह किया करते थे। ठीक है। उसके बाद 1992 ईस्वी में आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो अगर पूछा जाए कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो आरा में है। ठीक है, कहाँ पे है, तो आरा में। इनके नाम पे स्थापना किया गया है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो आरा में। कब स्थापना हुआ था, तो 1992 ईस्वी में। ठीक है, आपको बस याद रखना है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये है आरा में। ठीक है, चलिए, ये था आपको 1857 क्रांति में बिहार का क्या योगदान था और उसमें क्या क्या चीज़ घटित हुई थी, सारे के बारे में। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए साथ में, और इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल केपी सक्सेस जोन पे अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए, सारा नोट्स और अपडेट वहीं पे आपको मिलेगा। आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक जो है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन और बिहार के संबंध में जो भी पॉइंट है उसको कवर करेंगे। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और किसके सहयोग से पूछा जाए तो ये जो हुआ था दोस्तों एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा, एओ ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी थे, इसी के द्वारा, एओ ह्यूम जो थे, इसको याद रखना है, एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसी के सहयोग से। बाकी इसमें दादा भाई नौरोजी जी भी थे, बाकी और भी जो वरिष्ठ नेता थे वो थे। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों कांग्रेस का, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। वैसे पूना में होने वाला था, प्रस्तावित था, लेकिन होता यह है कि पूना में प्लेग फैल जाता है, जिसके कारण इसको प्रथम अधिवेशन जो है कांग्रेस को, इसे बंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, बंबई में हुआ था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे प्रथम अधिवेशन के। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस के, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसको भी याद रखना है, किसके द्वारा, तो WC बनर्जी के द्वारा। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसमें बिहार से दोस्तों कोई भी शामिल नहीं होता है। तो प्रथम जो अधिवेशन होता है, जो कि कब होता है, 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को, और इसमें कोई भी बिहार से शामिल नहीं होते हैं। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन बिहार से कोई भी नहीं होते हैं। मेनली जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो WC बनर्जी के बारे में, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और कहाँ पे हुआ है ये पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को इनके द्वारा ही किया गया था दूसरा अधिवेशन में अध्यक्षता। इसमें बिहार के 31 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसमें 31 प्रतिनिधि बिहार से भाग लिया था। ठीक है, तो इसको याद रखने रहेंगे। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, ये जो हुआ था दूसरा जो हुआ था 1886 ईस्वी में, और तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1887 ईस्वी में। प्रत्येक वर्ष होता था। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में, और इसका ये कहाँ पे आयोजित हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था मद्रास में। कहाँ पे हुआ था, तो मद्रास में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें बिहार के 2 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तीसरे वाले में कौन कौन, तो पहले थे दोस्तों शालिग्राम सिंह, और दूसरे हैं गुरु प्रसाद सेन जी। गुरु प्रसाद सेन जी और शालिग्राम सिंह जी, ये 2 लोग थे जो तीसरे अधिवेशन में भाग लेते हैं बिहार के तरफ से। ठीक है, कहाँ पे हुआ था तीसरा अधिवेशन, तो मद्रास में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो थे दोस्तों पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है, कांग्रेस के कौन थे मुस्लिम अध्यक्ष, तो वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी।
ठीक है, ये किस वाले में थे, तो तीसरे अधिवेशन में, ठीक है। और तो इस तरीके से आप तीनों अधिवेशन आपको याद रखना है, याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है तीनों अधिवेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 28वां अधिवेशन। अब बिहार के पे आ जाते हैं। 28वां अधिवेशन 1912 में, इसमें पहली बार बिहार में अधिवेशन हुआ था, पहली बार, फर्स्ट बार बिहार में अधिवेशन हुआ था दोस्तों। और कहाँ पे हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था, जो कि कहाँ पे है बांकीपुर, बांकीपुर पटना के पास है, एक जगह है, वहीं पे हुआ था बांकीपुर में। 28वां अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था, 1912 में। एक एक चीज इसमें याद रखना है, सबसे बीवीआई है, चूंकि बिहार में हुआ है और बिहार बीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछती है। इस बार भी बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था बांकीपुर पटना से पहला अधिवेशन जो हुआ था उसके बारे में, ठीक है, कि बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ था, सॉरी ईस्वी पूछा था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, पटना में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जो किया गया था आर.एन. माधोलकर के द्वारा, आर.एन. माधोलकर के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। इसको भी याद रखेंगे, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो आर.एन. माधोलकर के द्वारा। कितने नंबर का अधिवेशन था, तो 28वें नंबर का अधिवेशन कब हुआ, 1912 में हुआ, बिहार के बांकीपुर में, पटना के पास है, जो कि अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, आर.एन. माधोलकर के द्वारा, ठीक है। तो सारा पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है वर्ष 1916। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लखनऊ अधिवेशन जो कि 1919 में, 1916 ईस्वी में हुआ था, ये 31वें नंबर का अधिवेशन था। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ये वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को आमंत्रण भेजे थे और आमंत्रित किए थे। एक्चुअली राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में ही पहली बार गांधी जी से मिलते हैं और उन्होंने 2 प्रस्ताव पारित करते हैं। इसमें एक पटना यूनिवर्सिटी बिल का प्रस्ताव और दूसरा चंपारण में नील किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में प्रस्ताव डालते हैं। और इसी में गांधी जी से पहली बार राजकुमार शुक्ल मिलते हैं और वो गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण करते हैं, ठीक है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण देते हैं और उन्हीं के आमंत्रण पे दोस्तों गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण में आते हैं और चंपारण सत्याग्रह, जो नील सत्याग्रह भी बोलते हैं, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इन्हीं के बुलाने पे या निमंत्रण देने पे वो आए थे, आमंत्रण देने पे आए थे, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में राजकुमार शुक्ल जी के बारे में, ठीक है। तो इतना हो गया। अब है 38वां अधिवेशन। 38वां अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था, तो गया में, दूसरी बार हुआ। तो गया में 38वां अधिवेशन था कांग्रेस का और ये कहाँ पे हुआ था, गया में। कब हुआ था, 1922 में। आपको याद रखना है बिहार में 2 अधिवेशन, पहला 1912 में, 12 में कहाँ पे हुआ था, तो 12 में बांकीपुर में, ठीक है, जो कि पटना के पास है। और 10 साल बाद एकदम याद हो जाएगा, 12 में बांकीपुर और 22 में गया, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। 12 में कहाँ पे हुआ था, तो बांकीपुर में, और 22 में गया में, ठीक है। गया वाला जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास, सीआर दास, जिसको चित्तरंजन दास, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। 38वां अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता। तो 2 अधिवेशन जो कि बिहार में हुआ था और जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम। आज के वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं, बिहार वह असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था और 1920 में किया गया था। इसका जो प्रस्ताव है, इसका प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। तो अगर पूछे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। और ये अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, तो 1920 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, इसमें पूछ लिया जाता है। तो 1920 ईस्वी में हुआ था। और पूछा जाए कि इसका प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों बिहार और गुजरात। बिहार और गुजरात दोस्तों 2 ऐसे प्रांत थे उस समय
जो कलकत्ता अधिवेशन से पहले ही असहयोग आंदोलन को समर्थन दिए थे। ठीक है, वैसे भी जानते हैं बिहार में आंदोलन का समर्थन न दे, बिहार में आंदोलन होना आम बात है और आंदोलन में सबसे आगे रहता है बिहार। और इसीलिए दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान भी बिहार और गुजरात दो ऐसे प्रांत थे पूरे भारत में जहां पे दोस्तों पहले ही असहयोग आंदोलन का समर्थन मिल गया था। तो इसको भी याद रखना है कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन से दो ऐसे प्रांत थे जहां पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन से पहले पारित हो चुका था, तो वो था दोस्तों बिहार प्रांत और गुजरात प्रांत। ठीक है, इसकी स्थापना आप लोग देख लिए। अब चलते हैं असहयोग आंदोलन के द्वारा क्या हुआ था। असहयोग आंदोलन में दोस्तों नेशनल स्कूल खोले गए थे, नेशनल स्कूल खोले गए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के द्वारा। तो पूछा अगर जाए कि नेशनल स्कूल की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। विभिन्न राज्य में विभिन्न प्रांत उस समय हुआ करता था, विभिन्न प्रांतों में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार में बात करें तो बिहार में भी दो स्कूल और एक महाविद्यालय खोला गया था। 5 जनवरी 1921 ईस्वी को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी और साथ ही 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यालय, ये बिहार विद्यापीठ था दोस्तों, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और इसका जो स्थापना किया गया था, उद्घाटन जो हुआ था दोस्तों, वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। बिहार विद्यालय नहीं था दोस्तों, विद्यापीठ था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कहीं कहीं विद्यालय रहता है, कहीं कहीं विद्यापीठ भी रहता है। ठीक है, तो बिहार विद्यालय या विद्यापीठ, इसकी स्थापना जो किया गया था गांधी जी के द्वारा 6 फरवरी 1921 को किया गया था। तो दोनों डेट याद रखेंगे, 5 जनवरी को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना और 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यालय या बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और इसका जो उद्घाटन किया गया था दोस्तों गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसके कुलपति जो बने थे दोस्तों, वो बने थे मजहरुल हक। उस समय मुस्लिमों के सबसे बड़े लीडर थे और बिहार के भी अच्छे लीडर थे मजहरुल हक, जो कि कुलाधिपति बनाए जाते हैं किसके, तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के। और कुलपति बनते हैं ब्रजकिशोर शर्मा। आपसे पूछा जाता है बिहार विद्यापीठ की जो पहले कुलाधिपति बने थे वो कौन बने थे, तो मजहरुल हक बने थे। और इसके प्राचार्य से दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के देश के हमारे प्रेसिडेंट भी बनते हैं। पहले प्रेसिडेंट बिहार से ही आते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसके प्राचार्य प्रोफेसर हुए। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्तों द मदरलैंड न्यूज़पेपर। द मदरलैंड न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि द मदरलैंड न्यूज़पेपर जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो द मदरलैंड न्यूज़पेपर जो है दोस्तों ये मजहरुल हक के द्वारा जारी किया गया था। और कहां से, तो सदाकत आश्रम से निकाला जाता था। इसका प्रकाशन होता था कहां से, सदाकत आश्रम से। ठीक है, सदाकत आश्रम कहां पे है, तो ये दोस्तों पटना में है। ठीक है, सदाकत आश्रम कहां पे है, तो पटना में है। ठीक है, इसे बिहार के नेताओं के गिरफ्तारी का वर्णन था। इसमें बिहार के जो प्रमुख नेता जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान और इससे पहले गिरफ्तारी हुई थी उसके वर्णन किया गया था द मदरलैंड न्यूज़पेपर के द्वारा। मजहरुल हक इसके लेखक थे, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों है महेंद्र प्रसाद जी जो है दोस्तों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई थे और इन्होंने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। इन्हें अंग्रेजों के द्वारा जो राय साहब की उपाधि मिली थी उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि को लौटा दिए थे, तो वो थे दोस्तों महेंद्र प्रसाद, जो कि राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटेन के युवराज का पटना आगमन होता है, किंग्स ऑफ वेल्स। ठीक है, किंग्स ऑफ वेल्स जो ब्रिटेन के युवराज थे वो 22 दिसंबर 1921 को पटना आए थे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों 1922 ईस्वी को एक घटना होती है, चौरा चौरी कांड। आप लोग सुने होंगे, चौरा चौरी स्टेशन पे सामान लूट लिया जाता है। ठीक है, और हथियार वगैरह लूट लिए जाते हैं, चौरा चौरी कांड होता है। और इसी कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं।
असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, जो कि तत्कालीन कारण होता है किसके, चौरा चौरी कांड जो होता है दोस्तों, तत्कालीन कारण होता है असहयोग आंदोलन के वापस होने के। तो क्वेश्चन पूछा जाता है असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का क्या कारण था, तो चौरा चौरी कांड। इसके बाद इसको ईस्वी भी याद रखना है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। और चौरा चौरी जो है कांड जो हुआ था ये गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब अगला टॉपिक जो है दोस्तों वो है स्वराज दल। स्वराज दल की जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। लेकिन इसकी स्थापना को नींव जो है दोस्तों वो कांग्रेस का जो 38वां अधिवेशन हुआ था गया बिहार में हुआ था। यहीं से दोस्तों इसकी नींव पड़ जाती है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गया अधिवेशन जो कि बिहार में हुआ था और 38वें नंबर का हुआ था। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है कि कांग्रेस का 38वां अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो बिहार में। बिहार में 2 अधिवेशन होते हैं, एक तो गया में और पहला जो हुआ था दोस्तों वो बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना है। स्वराज दल की स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1923 को, और किसके द्वारा, तो यही चित्तरंजन दास जो कि गया अधिवेशन में अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर के एक अलग कांग्रेस के से थोड़ा अलग होके स्वराज दल की स्थापना करते हैं, जिसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास और उपाध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने थे। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ही स्वराज दल की स्थापना की थी। स्वराज दल की स्थापना होती है। उसके बाद दोस्तों फरवरी 1923 में बिहार में स्वराज दल की एक शाखा का गठन किया जाता है। बिहार में स्वराज दल सेंट्रल लेवल पे हुआ था, उसके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा उसी का एक शाखा दोस्तों फरवरी 1923 ईस्वी में बिहार में खोला गया था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद बने थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में जो स्वराज दल की स्थापना हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो श्री नारायण प्रसाद जो है दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और सचिव बने थे दोस्तों अब्दुल बारी बिहार स्वराज दल की जो शाखा खुली थी उसके सचिव बने थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बिहार स्पेशल। और आप लोग देखे होंगे बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आजकल सब में 150 क्वेश्चन का अगर एग्जाम होता है तो 25 से 30 क्वेश्चन बिहार से पूछा जाता है। और बिहार में दोस्तों बिहार स्पेशल में सबसे ज़्यादा बिहार हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस देखने वाले हैं बिहार व होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन का जो अर्थ होता है दोस्तों स्वशासन के लिए आंदोलन। तो उस समय स्वशासन के लिए आंदोलन हुआ था। मोस्टली 1915 से लेके 16 के बीच में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें पूना से, अगर मान इंडिया में बात करें तो पूना से शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये शुरू किया गया था ये आंदोलन। और उसके बाद मद्रास में शुरू किया गया था किसके द्वारा, एनी बेसेंट जी के द्वारा। तो ये पूछा जाता है। और यही आंदोलन बिहार में किस तरीके से हुआ इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो पूना में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1915 ईस्वी में शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन। उसके बाद मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। तो पूछे अगर कि एनी बेसेंट कहाँ शुरू की थी, तो मद्रास में, और बाल गंगाधर कहाँ शुरू किए थे, तो पूना में। ठीक है, अब चलिए आते हैं बिहार पे। बिहार में होम रूल लीग का जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो हुआ था 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग का स्थापना हुआ था बिहार के पटना में बांकीपुर के पास। कहाँ पे, तो बांकीपुर एक जगह है पटना के पास, वहीं पे हुआ था। एक सभा का आयोजन किया गया था और उसी में होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। डेट आप लोग याद रखेंगे 16 दिसंबर 1916 को, इसमें जरूर याद रहना चाहिए। इसके बाद बात करें इसकी जो अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना मजरूल हक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बिहार में होम रूल लीग
जो स्थापना हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक जो थे इसके अध्यक्ष थे। चंपारण को छोड़कर दोस्तों राज्य के सभी जगह होम रूल आंदोलन का क्या हुआ था? प्रचार हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1918 ईस्वी में एनी बेसेंट 2 बार बिहार की यात्रा करती है। इसी आंदोलन को तेजी करने के लिए, गति देने के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 2 बार एनी बेसेंट बिहार आती है। और कब आती है? तो 1918 ईस्वी में। तो आप लोग ध्यान, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस आंदोलन में एनी बेसेंट बिहार की यात्रा पे आई थी 1918 ईस्वी में, तो होम रूल लीग आंदोलन जो चल रहा था, होम रूल लीग के सपोर्ट में आई थी। और कब आई थी? तो 1918 ईस्वी में आई थी। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 लोग हैं, एक है जनकधारी प्रसाद। इस जनकधारी प्रसाद ये मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। तो अगर पूछा जाए मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा? तो जनकधारी प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, टीचर वैकेंसी में तो इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन अगर बीपीएससी 69 बीपीएससी अगर आप लोग देने जाएंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बजरंग सहाय और तारनी प्रसाद सिन्हा जी थे जो कि सारण में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। बजरंग सहाय और तारनी प्रसाद सिन्हा जी। ठीक है, तो ये था दोस्तों बिहार व होम रूल आंदोलन। बिहार में होम रूल आंदोलन मेनली आपको याद रखना है, इसके अध्यक्ष आपको जरूर याद रहना चाहिए। और एनी बेसेंट कब आई थी बिहार, उसको भी याद रखना है 1918 में। और ये दोनों भी याद रखना है कि मद्रास में एनी बेसेंट शुरू किया था और पूना में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो इतना आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बिहार व चंपारण सत्याग्रह। बिहार में चंपारण सत्याग्रह काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है बिहार वाले एग्जाम में यहाँ से। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, बिहार व चंपारण सत्याग्रह। चंपारण नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, उस समय नील की खेती के लिए, और इसी के नील के कारण ही दोस्तों बिहार में चंपारण सत्याग्रह होता है। देखिए किस तरीके से होता है। तो उस समय 3 कठिया प्रणाली लागू कर दी गई थी। 1867 में एक नियम बना दोस्तों 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली में क्या होता था कि अगर किसी किसान के पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है दोस्तों? तो 20 कट्ठा होता है, जानते हैं आप लोग। तो 20 कट्ठा में 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा में क्या था, इस 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। 3 कट्ठा में नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया था। इसी के विरोध में दोस्तों यहाँ पे किसानों ने आंदोलन शुरू किए। ठीक है, 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य रूप से कर दिया गया था, जो कि पहले 5 कट्ठे में किसान नील की खेती करते थे। लेकिन इस 3 कठिया प्रणाली के तहत 1867 ईस्वी में अंग्रेजों ने 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य कर दिया, जिसके किसान विरोध कर रहे थे। चंपारण सत्याग्रह का यही मुख्य कारण बना। तो पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह किसका मुख्य कारण क्या था? तो 3 कठिया प्रणाली जो है चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण था। अब बात करते हैं दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी और इसका क्या योगदान था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह में, इसके बारे में भी देखेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी 4 जनवरी 1915 को इनका एक लेख छपता है। इनका एक लेख जो है दोस्तों वो छपता है चंपारण में अंधेरा के नाम से। तो अगर क्वेश्चन पूछे चंपारण में अंधेरा किसका लेख है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी का लेख है। और ये किससे संबंधित है? तो चंपारण में किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही थी उससे संबंधित है। तो उसके 2 लेख दोस्तों, एक चंपारण में अंधेरा और दूसरा प्रताप, ये दोनों लेख अखबार में प्रकाशित होता है। कब? तो 4 जनवरी 1915 को। तो आपको याद रखना है कि चंपारण में अंधेरा और प्रताप ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया लेख था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। और किस चीज के ऊपर था? तो चंपारण में जो किसानों के साथ ज्यादती हो रही थी उसके ऊपर। ठीक है,
उसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिहार के प्रमुख किसान नेता, जो उस समय के प्रमुख किसान नेता थे, नेता राजकुमार शुक्ल से गांधी जी से मिलने का अनुरोध करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी बोलते हैं राजकुमार शुक्ल जी से कि वो आप गांधी जी से चंपारण के मुद्दे पे मुलाकात कीजिए। उसी के बाद राजकुमार शुक्ल जो कि किसान नेता थे बिहार के, गांधी जी से 1916 में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसी में दोस्तों, इसी में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से पहली बार मिलते हैं और उसे चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं। चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है राजकुमार शुक्ल से, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल के जी के द्वारा दिया गया था। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल गांधी जी से पहली बार कहाँ मिले थे? तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था कांग्रेस का, वहीं पे राजकुमार शुक्ल मिले थे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं कब? तो 15 अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और वहां पर नील किसान के सपोर्ट में सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं। सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं। कहां पे? तो चंपारण में। इससे ये होता है दोस्तों कि वहां के जो उपराज्यपाल रहता है, बिहार का उपराज्यपाल एडवर्ड गेट, उन्होंने एक चंपारण एग्रियन कमेटी की गठन करते हैं इसको लेकर। और कमेटी का जो गठन किया जाता है 10 जून 1917 को कमेटी का गठन किया जाता है। आप लोग इसका डेट नहीं याद रखेंगे, ये नहीं पूछा जाता है। बिहार में उपराज्यपाल एडवर्ड गेट के द्वारा ये गठन किया जाता है। कमेटी आप लोग याद रखेंगे कि चंपारण एग्रियन कमेटी किससे संबंधित था। अगर क्वेश्चन पूछे तो नील की खेती के लिए जो तिनकठिया प्रणाली चल रही थी उसको समाप्त करने के लिए या उसी पे संशोधन करने के लिए। इसमें गांधी जी को भी दोस्तों सदस्य बनाया गया था। गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। इसके बाद इस समिति की जो रिपोर्ट आती है, 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम पारित होता है इसी समिति के सिफारिश पर। ठीक है। इसके तहत दोस्तों तिनकठिया प्रथा जो था उसको अंत कर दिया जाता है। तिनकठिया प्रथा जो था वो अंत कर दिया जाता है। साथ ही दोस्तों किसानों पर जो भारी लगान लगाया गया था अंग्रेजों की तरफ से, उसे भी घटा दिया जाता है। लगान को घटा दिया जाता है और किसानों की जो क्षतिपूर्ति थी, किसानों को जो क्षतिपूर्ति हुई थी उसे धनराशि के रूप में पूरा कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो ये सारा पॉइंट था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से। तो आप लोग ये सारा आप लोग को समझ में आया होगा आप लोग को। और अगर आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव करेंगे और हम जैसे ही ये खत्म हो जाएगा बिहार हिस्ट्री, उसके बाद बिहार हिस्ट्री का जितना भी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है या मेन ऑब्जेक्टिव है सारा कवर करके एक वीडियो के माध्यम से हम सारा ऑब्जेक्टिव करा देंगे। उसके बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा और आने वाले एग्जाम में जब क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा तो आप करके आएंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन व बिहार। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई थी। इसका ईस्वी पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था और भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया था। भारतीय मुसलमानों के द्वारा ये किया गया था खिलाफत आंदोलन। ठीक है। इसका कारण क्या था दोस्तों? तो मित्र राष्ट्र विशेषकर ब्रिटेन के विरुद्ध टर्की के खलीफा के समर्थन में ये आंदोलन किया गया था। ये मित्र राष्ट्र दोस्तों विश्व युद्ध के समय जो मित्र राष्ट्र एक संगठन बना था उसमें ब्रिटेन मुक्त था और ब्रिटेन को विरोध करने के लिए ही दोस्तों टर्की के खिलाफ खलीफा के समर्थन में यह आंदोलन किया जाता है भारत के मुसलमानों के द्वारा। ठीक है। इसी आंदोलन में 19 जनवरी 1919, इस डेट को याद रखिएगा, इसी दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था। ठीक है। जिसमें पूरे राज्य में आंदोलन किया गया था और पूरी राज्य में बंदी की गई थी। 19 जनवरी 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो आप लोग को पूछा जाए कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो खिलाफत दिवस जो है 19 जनवरी 1919 को मनाया गया था। ठीक है। इसके बात करें नेता जो कि इसमें सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे थे तो वो थे मौलाना मजरुल हक।
मौलाना मजरूल हक उस समय के बिहार में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता थे और उन्होंने ही दोस्तों इस आंदोलन में भी सक्रिय रूप से सहयोग अपनाए थे। साथ ही दोस्तों बिहार के उस समय जितने भी नेता थे, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो जाएं, इन सभी लोगों ने इस आंदोलन को सपोर्ट किए थे। गांधी जी भी इस आंदोलन के सपोर्ट किए थे। तो इस तरीके से हम आज 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। का वीडियो शुरू होने वाला है साइमन कमीशन का बहिष्कार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साइमन कमीशन क्या था दोस्तों? साइमन एक आयोग बना गया था। किसके अध्यक्षता में? तो सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में। सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में एक आयोग बना था जिसका नाम था साइमन आयोग। ये इसी साइमन के नाम पे रखा गया था इसका नाम। इसमें दोस्तों 7 ब्रिटिश सांसदों का ये समूह था। साइमन आयोग या कमीशन जो था दोस्तों, इसमें 7 ब्रिटिश सांसद जो थे उसका एक समूह बनाया गया था। ठीक है, एक ग्रुप बनाया गया था। और मेन प्रॉब्लम की जड़ भी दोस्तों यही थी क्योंकि ये जो बनाया गया था भारत में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करने के लिए बनाया गया था। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात थी कि 7 ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। साइमन आयोग की गठन की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था दोस्तों 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया जाता है। और कहाँ पे गठन होता है दोस्तों? तो लंदन में इसका गठन किया जाता है। ठीक है, इसमें 7 सदस्य थे। इसका जो मुख्य कार्य था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना और भारत में संविधान के निर्माण करने में मदद करना। ठीक है, उसके बाद 3 फरवरी को साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक है, भारत आते ही इसमें इसका जमकर विरोध सामने हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें भारत के ऊपर संविधान कैसे बनेगा उसकी बात होनी थी और इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, इसी में दोस्तों विरोध करने में एक थे लाला लाजपत राय, जिसे शेरे पंजाब भी बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शेरे पंजाब किसे बोला जाता था, तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब बोला जाता था। ठीक है, 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय को लाठी से पीटा जाता है। ये आंदोलन कर रहे थे साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी लाठी की मार से 17 नवंबर 1928 को इसकी मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली जो लाठी से जब इसकी मार पड़ती है तो वो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, ये नेतृत्व कर रहे थे उस आंदोलन का, तो इसे मार पड़ती है और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों साइमन कमीशन। अब देखते हैं कि इसका बिहार में क्या हो रहा था उस समय। तो बिहार में दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में विरोध हो रहा था। तो अगर पूछा जाए कि बिहार में जब साइमन कमीशन पहुंचा था तो किसने विरोध किया था या किसके नेतृत्व में विरोध किया गया था, तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया था। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। और ये बिहार में पहुंचा था दोस्तों साइमन आयोग। जो 7 लोगों की टीम थी ये पटना पहुंची थी और रांची भी गई थी बिहार में, और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में इसका विरोध किया गया था। तो ये सारा था दोस्तों साइमन कमीशन से और बिहार से। ठीक है, अब देखेंगे बिहार वह सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन भी चलाया गया था। तो चलिए इसके बारे में करते हैं डिटेल से। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों, उसका प्रस्ताव सर्वप्रथम दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर में एक अधिवेशन होता है, जिसको लाहौर अधिवेशन बोलते हैं कांग्रेस का। और ये कब हुआ था? 1929 में। ये अधिवेशन का आपका डेट भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो 1929 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में दोस्तों बिहार सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर प्रस्ताव पास होता है। ठीक है, उसके बाद फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्तों? तो गुजरात में है साबरमती आश्रम। और यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो महात्मा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक है,
तो इसको भी ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो साबरमती आश्रम से हुआ था। और अगर पूछे कि साबरमती आश्रम कहाँ पे है, तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। सब इसी आंदोलन में दोस्तों दांडी यात्रा होती है। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत होती है। और कहां से होती है, तो यही साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू करते हैं। और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा खत्म हो जाता है दांडी पहुंचकर। कहां पे, तो दांडी में। और यहां पे दोस्तों नमक कानून को तोड़ते हैं। नमक कानून को तोड़कर, नमक कानून जो कि अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, उसको तोड़कर इस यात्रा को क्या किया गया था, खत्म किया गया था। तो इससे दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ठीक है, कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को। कहां से हुई थी, साबरमती आश्रम से। किसके नेतृत्व में, तो गांधी जी के नेतृत्व में। इसमें कितने अनुयायी भाग ले रहे थे, तो इसमें गांधी जी के 78 अनुयायी भाग ले रहे थे। ठीक है, और ये खत्म कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1930 में। ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, हर एक पॉइंट से ऑब्जेक्टिव बनता है। और नमक कानून को तोड़कर ये आंदोलन खत्म हुआ था, इसीलिए इसे कहीं कहीं नमक कानून भी बोला जाता है, नमक आंदोलन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस सारा चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मई 1930 में, अब चले आते हैं बिहार में क्या हुआ। मई 1930 में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना होती है। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब होती है, तो पटना स्वदेशी लीग की स्थापना मई 1930 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 में। इसी कारण से दोस्तों जो हमारा संविधान 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधानता दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, इसका कारण यही है कि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को देश भर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी के कारण हम लोग गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं 26 जनवरी को मनाते हैं। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक थे गिरिवर धारी सिंह, इसके बारे में भी याद रखना है। गिरिवर धारी सिंह दोस्तों जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन बोल रहे हैं सॉरी, जो सिविल आंदोलन जो हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, क्या यार, सविनय अवज्ञा आंदोलन, देर स्लिप हो जा रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद में, उसमें बिहार से एकमात्र आदमी जो कि शामिल हुए थे वो थे गिरिवर धारी सिंह। गिरिवर धारी सिंह जिसे कारो बाबू भी बोला जाता था, उन्होंने ही वो इकलौते बिहारी थे जो कि 78 अनुयायी जो कि उसमें दांडी यात्रा में शामिल हुए थे, उसमें एक गिरिवर धारी सिंह भी थे। ठीक है, ये बिहार से थे और इन्होंने गांधी जी की दांडी मार्च में भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे 15 अप्रैल 1930 के चंपारण एवं सारण में नमक सत्याग्रह आरंभ होता है। तो अगर पूछे बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ होता है, तो 15 अप्रैल 1930 को। और कहाँ पे, तो चंपारण और सारण डिस्ट्रिक्ट में ये आरंभ होता है। और इसके जो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों, वो कौन कर रहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी इसके नेतृत्व कर रहे थे। तो इसको भी याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था बिहार में। तो अगर पूछे कि बिहार में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। कब हुआ था, तो 1930 में 15 अप्रैल को। ठीक है, अब आगे देखते हैं चौकीदारी कर नहीं दो अभियान। ये अभियान भी दोस्तों बिहार में चलाया गया था बेगूसराय में, तो इसको भी याद रखना है। बेगूसराय में दोस्तों 1930 ईस्वी में इसी आंदोलन के दौरान क्या चलाया गया था, चौकीदारी कर नहीं दो अभियान चलाया गया था। और इसके जो नेता थे वो अनुराग सिंह थे। तो आप पूछा जाता है कि किस आंदोलन में चौकीदारी कर नहीं दो अभियान चलाया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर नहीं दो अभियान बिहार में चलाया गया था। और कहां पे, तो बेगूसराय से चलाया गया था। ठीक है, इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो अनुराग सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। आई होप इतना आप लोग को याद हो गया होगा। अब है दोस्तों नंगी हड़ताल। नंगी हड़ताल जो है दोस्तों ये भी बिहार में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही
आंदोलन के बाद मई 1930 में हुआ था। और कहाँ पे, तो ये छपरा जेल में हुआ था। तो कई बार पूछा जाता है कि नंगी हड़ताल बिहार में कहाँ पे हुआ था, तो छपरा जेल में नंगी हड़ताल हुआ था मई 1930 में। उसके बाद दोस्तों पटना स्वदेशी लीग की जो स्थापना होता है वो मई 1930 में, ठीक है, इसको भी याद रखना है। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब होती है, तो मई 1930 में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना होती है। अगला है दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अगला टॉपिक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसका जो गठन हुआ था दोस्तों 1931 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और किसके निर्देशन में हुआ था दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण जेपी के निर्देशन में, जयप्रकाश नारायण जी के निर्देशन में या नेतृत्व में ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है 1931 में, ठीक है। और वही बात करें अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर दोस्तों इसका जो गठन होता है मई 1934 में होता है। कब होता है, तो मई 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अखिल भारतीय स्तर पर, मतलब भारतीय स्तर पहले तो हुआ था, बिहार स्तर पे हुआ था, फिर इसी सोशलिस्ट पार्टी का गठन भारतीय स्तर पे होता है मई 1934 में। और इसमें भी दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा नेतृत्व में इसको किया गया था। इसमें दोस्तों सोशलिस्ट पार्टी वाले के गठन में एमएन रॉय जो थे उसका समर्थन प्राप्त था। तो पूछा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी के गठन में किसका समर्थन प्राप्त था, तो इसमें समर्थन प्राप्त था एमएन रॉय का, ठीक है, एमएन रॉय, इसको भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो अखिल भारतीय स्तर पे हो गई गठन। अब इसका जो पहला बैठक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो पटना में इसका पहला बैठक हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और सचिव जो थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। तो आज हम लोग बिहार सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ तक हमने 3 टॉपिक आज हमने कवर किया। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक व बिहार। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही इसमें बिहार का क्या योगदान था, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो वह बिहार, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की गई थी 1939 ईस्वी में किया गया था। 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा होता है, ठीक है। कांग्रेस से अलग हो जाते हैं 1939 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन करते हैं, जिसमें से 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। इसमें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1939 में दूसरी बार त्रिपुरी में अधिवेशन होता है और इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष चुने जाते हैं 2 बार। पहली बार कहां पे, तो पहली बार 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र बोस। कहां पे, तो हरिपुरा में, इसको याद रखेंगे, पूछा जाता है। और दूसरी बार बनते हैं दोस्तों कब, जस्ट अगले साल 1939 में। तो लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, एक बार हरिपुरा अधिवेशन और दूसरे जो है त्रिपुरी अधिवेशन। लेकिन दोस्तों यहाँ जो त्रिपुरी अधिवेशन है इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जब चुनाव होती है तो गांधी जी अपने तरफ से एक पट्टाभी सीतारमैया उसको चुनाव में उतार देते हैं सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हरा देते हैं और त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का उसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन इसके बाद होता यह है कि जो अध्यक्ष चुना जाता है उसको कार्य समिति में सदस्यों की नियुक्ति के लिए गांधी जी से सुझाव लेना था और गांधी जी सुझाव देने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। जो अध्यक्ष बनते हैं उसे सुझाव लेना था गांधी जी से, लेकिन गांधी जी यहाँ क्या करते हैं, सुझाव देने से इनकार कर देते हैं। और इसी सुझाव देने से इनकार करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस को त्याग देते हैं। क्या करते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। कब, 1939 में। और उसके बाद कांग्रेस से अलग होके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है। तो पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इसके पीछे की क्या कहानी थी सारा हम आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद 20 अक्टूबर 1940 को दोस्तों क्या होता है,
20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की बैठक होती है। अब बिहार में जो प्रांतीय स्तर पर फॉरवर्ड ब्लॉक थी उसकी बैठक होती है अगले साल। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा बिहार में भी खुल जाती है और उसकी बैठक होती है 20 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, 14 मार्च 1940 को जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि 14 मार्च 1940 को जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। तो अगर पूछे कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था तो 14 मार्च 1940 को जयप्रकाश दिवस मनाया जाता था। जयप्रकाश जी के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे, आजाद रास्ता का गठन किए थे और जेल से भाग गए थे। दिवाली के दिन क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के बीपीएससी में कि जयप्रकाश नारायण जी कब जेल से फरार हो गए थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये इनको हजारीबाग जेल में बंद किया रहता है और वहां से वो दिवाली के दिन भाग जाते हैं और नेपाल चले जाते हैं और वहीं से आजाद दस्ता नाम की एक संगठन बनाते हैं और उसके बाद आंदोलन को चलाते हैं। तो ये सारा पढ़ेंगे बिहार छोड़ो आंदोलन में नीचे। चलिए, उसके बाद है दोस्तों बिहार व व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिया लेवल पे बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो 1940 ईस्वी में होती है और पावनगर गुजरात से। कहां से? तो पावनगर गुजरात में एक जगह है और यहीं से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होती है। ठीक है, पावनगर गुजरात से। इसको याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी। तो पावनगर गुजरात से। और कब हुई थी? तो 1940 ईस्वी में। कब हुई थी? 1940 ईस्वी में। और कहां से? तो पावनगर गुजरात से। और प्रथम सत्याग्रही, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जो थे दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे विनोबा भावे वाला हो, जवाहरलाल नेहरू वाला हो। ठीक है, तो सारा आपको याद होना चाहिए। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1940 गुजरात के पावनगर से। प्रथम सत्याग्रही पूछे विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही अगर आपसे पूछे तो जवाहरलाल नेहरू। अब चलिए आते हैं बिहार में। बिहार में दोस्तों कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है। रामगढ़ जो है दोस्तों वो अभी झारखंड में पड़ता है। ये झारखंड में पड़ता है, चूंकि पहले झारखंड और बिहार साथ में ही था। तो कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन होता है ये होता है दोस्तों 1940 ईस्वी में। ये दोस्तों कांग्रेस का 53 नंबर का अधिवेशन था, 53वां अधिवेशन था और ये 1940 में होता है। रामगढ़ जो कि झारखंड में भी पड़ता है उस समय के बिहार में। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बनते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसी के नेतृत्व में दोस्तों क्या होता है, ये अधिवेशन होता है। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जी द्वारा इस अधिवेशन को व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम दिया गया था। तो अगर पूछे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन को व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम दिया गया था तो कांग्रेस का जो 53 नंबर का अधिवेशन हुआ था उसको व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम दिया गया था। और अगर पूछे किसके द्वारा तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ झारखंड में हुआ था। ठीक है, अब बात करें तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह जो है दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले आजाद भारत में जब बिहार हुआ तो उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, इससे पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री यूनुस खान रह चुके हैं, तो कई बार पूछा जाता है आजादी से पहले यूनुस खान थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह ये दोस्तों बिहार के प्रथम सत्याग्रही होते हैं। ठीक है, बिहार से प्रथम सत्याग्रही याद रखिएगा। अगर पूछे बिहार से प्रथम सत्याग्रही तो आप श्री कृष्ण सिंह मारेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछे कि प्रथम सत्याग्रही कौन था तो आपको विनोबा भावे ही मारना है। ठीक है, बिहार न लगा रहे तो विनोबा भावे मारेंगे और अगर बिहार लगा रहे और प्रथम पूछे तो श्री कृष्ण सिंह, और द्वितीय पूछे बिहार लगा हो तो आपको अनुग्रह नारायण सिंह जो कि द्वितीय सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? द्वितीय, तो अनुग्रह नारायण सिंह, ये भी बिहार से पूछे तो मारना है। ठीक है, वैसे अगर बिहार न लगा हो और पूछे द्वितीय सत्याग्रही कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू लिखना है। क्या लिखना है? जवाहरलाल नेहरू लिखना है। ठीक है, तो इतना आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानते हैं दोस्तों।
तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो क्रिप्स मिशन आता है दोस्तों। इसके पीछे की कहानी जानते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत आता है, और ये कब आता है तो 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों इसी की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, इसी की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हो जाता है। कहां से तो ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक है। 7 अगस्त को क्या होता है बंबई के दोस्तों ग्वालियर टैंक में क्या होता है दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक है। और यहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। 7 अगस्त को होता है दोस्तों क्या तो कांग्रेस का अधिवेशन, और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है। तो प्रस्ताव पेश किया जाता है 7 अगस्त को और 8 अगस्त को पास हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों बंबई में जो ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, इसके अध्यक्षता कर रहे थे दोस्तों कौन, इसके जो अध्यक्ष थे इसको भी आप लोग याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो इसके भी आजाद जो थे वो लिख लीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शॉर्ट में लिख दिए हैं आजाद। इसके भी क्या थे अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष थे, ठीक है। अब चलिए बात करेंगे। तो यहां से आंदोलन पास हो जाता है और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन करने की बात होती है, और इसी आंदोलन में गांधी जी के द्वारा करो और मरो का नारा दिया जाता है। तो अगर पूछे करो और मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था तो 1942 में दिया गया था। और ये पूछे किस आंदोलन में दिया गया था तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं बिहार में क्या हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो 2 लोग हैं दोस्तों, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। ये दोनों दोस्तों प्रस्ताव जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। बिहार में नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, इसे हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया जाता है। हजारीबाग जो कि अभी झारखंड में है और उस समय तत्कालीन बिहार में था, इसे दोस्तों गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा प्रसाद, ये सभी जितने भी बिहार के प्रमुख नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन में, इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस सभी को पटना के बांकीपुर जेल में डाल दिया जाता है। पटना के बांकीपुर जेल, कौन से जेल तो बांकीपुर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को 1942 ईस्वी में जब गिरफ्तार किया गया था तो कौन से जेल में रखा गया था तो बांकीपुर जेल में, ठीक है, पटना के बांकीपुर जेल में, ठीक है। उसके बाद बात करें इसमें देश में भी दोस्तों जितने भी नेता थे, गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, सभी लोग इसमें इसी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है 9 अगस्त को, तो इसको भी याद रखिएगा कि 9 अगस्त को चलाया जाता है ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर अगर आपसे पूछे ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन में चलाया गया था तो ये भी भारत छोड़ो आंदोलन में ही चलाया गया था 1942 में। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और कहां रखा गया था तो गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो अगर पूछे गांधी जी को कहां रखा गया था तो आगा खां पैलेस में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे डिटेल से, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बिहार का बारे में पढ़ रहे हैं और जो बेसिक है उसको आप बताते चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों 11 अगस्त 1942 को बिहार में एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। पटना सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर, पटना का जो सचिवालय है दोस्तों उसके भवन के पूर्वी गेट पे छात्रों के एक जुलूस
राष्ट्रीय ध्वज फहरा देते हैं। छात्र का एक जुलूस होता है जो कि राष्ट्रीय ध्वज को लेके बढ़ते हैं और पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर फहरा देते हैं। उस समय के दोस्तों जिला अधिकारी जो डीएम होते हैं वो होते हैं डीएम, उस समय के जो डीएम होते हैं जिला अधिकारी वो होते हैं WG आर्चर। ये जो अर्चरवा है दोस्तों, इन्होंने आदेश दे देता है कि गोली चलाई जाए। जो भीड़ थी, छात्रों की भीड़ थी जो कि सचिवालय के भवन के पूर्वी गेट पे झंडा फहरा रहे थे, राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, उस पे दोस्तों गोली चलाए जाने की आदेश दे देते हैं WG आर्चर जो कि जिला अधिकारी होते हैं पटना के उस समय। इसके बाद दोस्तों 7 छात्र शहीद हो जाते हैं और आप लोग देखे होंगे कि सचिवालय के पास 7 छात्र झंडा राष्ट्र ध्वज लेते हुए और उस पर गोली जो चलाया गया था और किस तरीके से शहीद हो गए थे, एक फोटो बना हुआ है, उसका स्मारक बना हुआ है और देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। तो ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, तो ये डेट भी आप लोग को याद रखना है, बिहार में हुआ था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। और इसमें कितने लोग शहीद हो गए थे, तो 7 छात्र जो है दोस्तों शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे आज़ाद दस्ता। ऐसे तो अभी बता दिए थे स्टार्टिंग में ही। आज़ाद दस्ता का जो गठन है वो 1943 ईस्वी में किया गया था और ये किया गया था जयप्रकाश नारायण जेपी जी के द्वारा किया गया था। जेपी को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें हजारीबाग जेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, तो हजारीबाग जेल में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जयप्रकाश नारायण जो है दोस्तों वो हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं दिवाली के दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार बीपीएससी में कि दिवाली के दिन कौन से दिन फरार हुए थे। ऑप्शन दिया हुआ था दिवाली, दशहरा, छठ। तो आप लोग ध्यान रखना है, दिवाली के दिन फरार होकर और नेपाल चले जाते हैं और वहीं पे आज़ाद दस्ता नामक एक संगठन का गठन करते हैं। आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं और इसके द्वारा भूमिगत होकर आंदोलन को सक्रिय रूप से चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, एक है राम मनोहर लोहिया जी, इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। राम मनोहर लोहिया ये रेडियो पर नियमित बोलते थे, उस समय रेडियो पे नियमित रूप से बोलते थे और लोगों को प्रोत्साहित करते थे आंदोलन के लिए। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया जी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब किसान और मजदूर आंदोलन। अगला टॉपिक जो है वो है किसान और मजदूर आंदोलन। बिहार में इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह के साथ ही हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे। ये गांधी जी के द्वारा हुआ था और इसमें राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुलाते हैं लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में होता है उसमें, और बिहार आने की आमंत्रण देते हैं। तो पूछा जाता है कि बिहार आने का आमंत्रण गांधी जी को किसके द्वारा दिया गया था, तो राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा। और कब दिया गया था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। तो इसको याद रखेंगे, पिछले वीडियो में हम इसे कवर किए हैं। चंपारण सत्याग्रह एक अलग से ही टॉपिक पर आए आप लोग को, वैसे हम यहाँ पे एक बार बोल देते हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों, इसका मुख्य कारण था नील की खेती। नील की खेती उस समय 3 कठिया प्रणाली एक वहां पे लागू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जिससे 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी के विरोध में नील की खेती जो किसान थे वहां पे वो विरोध करते हैं और उसके बाद गांधी जी आते हैं आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे और 3 कठिया प्रणाली को खत्म किया जाता है आंदोलन के बाद। ठीक है, तो ये था चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद जो है दोस्तों ये मधुबनी में किसान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ये जो है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर स्वामी विद्यानंद मधुबनी में किसान आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। उस समय अंग्रेजों के समान जो लगान वगैरह वृद्धि हो गई थी जिसके कारण। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों किसान सभा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार में के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है। किसान सभा का जो गठन किया गया था 1922-23 में, और कहां पे किया गया था, तो मुंगेर में किया गया था दोस्तों। कहां पे, तो मुंगेर में। तो क्वेश्चन पूछे किसान सभा का गठन कहां हुआ था, तो मुंगेर में हुआ था। और इसके जो गठन करने वाले थे वो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर, ये 2 लोग थे जिसके द्वारा
किसान सभा का गठन किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा। ऑप्शन में दोनों में से कभी कभी एक ही रहता है, कभी कभी दोनों पूछा जाता है। तो ठीक है, तो अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, किसान सभा के गठन श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा मुंगेर में किया गया था और 1922-23 के दौरान किया गया था। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। अब बात करेंगे, अगले हैं स्वामी सहजानंद के बारे में। स्वामी सहजानंद जी है दोस्तों, बिहार में किसान नेता के रूप में काफी उभरे और सबसे बड़े किसान आंदोलन चलाते हैं स्वामी सहजानंद, और सबसे बड़े नेता होते हैं किसान आंदोलन के बिहार में किसान आंदोलन के नेतृत्व करते हैं। बेसिकली ये यूपी के निवासी थे, लेकिन ये बिहार में किसान आंदोलन करते हैं। ठीक है, 4 मार्च 1928 को पटना में किसान सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है, 4 मार्च 1928 में जो किसान सभा था, पहले स्थापना हुआ था मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा, और पटना में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद के द्वारा 1928 ईस्वी में होता है। तो अगर पूछा जाए कि पटना में किसान सभा की स्थापना या नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, पटना में अगर दिया रहे तो मारना है स्वामी सहजानंद। ठीक है, अब बात करते हैं 1929 में सरदार पटेल बिहार की यात्रा पर आते हैं। सरदार पटेल बिहार में यात्रा पे आते हैं। इसके यात्रा का क्या उद्देश्य रहता है कि किसान की चेतना को बढ़ाना, किसान आंदोलन जो उस समय चल रहा था उसमें उनकी चेतना को बढ़ाना, उन्हें कमजोर ना हो किसान अपने आंदोलन में, उसको बढ़ाने के लिए बिहार यात्रा पे आते हैं सरदार पटेल जी। ठीक है, कब आते हैं, तो 1929 ईस्वी में। ठीक है, तो 1929 ईस्वी में। उसके बाद है एक सीलभद्र याजी, इसके बारे में भी याद रखना है। सीलभद्र याजी ये भी पटना से थे, इसके बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सीलभद्र याजी जो है किससे संबंधित है, तो सीलभद्र याजी जो है दोस्तों ये किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों बिहार में प्रमुख समिति और संघ के बारे में, बिहार के प्रमुख समिति और संघ के बारे में। ठीक है, पहला है दोस्तों अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की जो स्थापना की गई थी 1913 ईस्वी में, और कहां पे, तो पटना में। अनुशीलन समिति की स्थापना कहां हुआ था, तो पटना में 1913 में, और इस किसके द्वारा किया गया था, तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा गठन किया गया था। ठीक है, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और अनुशीलन समिति के जो संचालक थे वो थे बंकिम चंद्र घोष, बंकिम चंद्र घोष, बंकिम चंद्र घोष। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अब है अगला हिंदू बॉयज एसोसिएशन। हिंदू बॉयज एसोसिएशन, हिंदू बॉयज एसोसिएशन, इसका जो स्थापना किया जाता है दोस्तों बंकिम चंद्र द्वारा, बंकिम चंद्र के द्वारा हिंदू बॉयज एसोसिएशन का स्थापना किया जाता है। अगला है दोस्तों बिहार युवक संघ, इसका स्थापना मोतिहारी में 1918 में किया गया था। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है कभी कभार कि बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो मोतिहारी में। ठीक है, अगला है पाटलिपुत्र युवक संघ। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 में होती है, और इसकी स्थापना जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा और अंबिका कांत सिंह के द्वारा। रामवृक्ष बेनीपुरी जो कि एक महान कवि भी होते हैं, इसके बारे में कोई कविता है इसका तो हम लोग पढ़े होंगे हिंदी के बुक में। तो पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था 1929 में। ठीक है, और पटना में राय महेंद्र प्रताप के घर इसका स्थापना होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र युवक संघ का जो स्थापना होता है वो कहाँ पे होता है, तो राय महेंद्र प्रताप के घर। आपको डायरेक्ट इतना याद रखना है कि पाटलिपुत्र युवक संघ की जो स्थापना हुआ था वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा किया गया था। चूंकि रामवृक्ष बेनीपुरी काफी फेमस नेम है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए, तो आप लोग इसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार हिस्ट्री का हमने आज का टॉपिक, जो 3 टॉपिक था हमने कवर किया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और